IAS के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल से जो आपके न्यू टैक्स रूल्स आए हैं इनके बारे में। एक्चुअली कोई खासा चेंज इसमें नहीं किया गया है, आपके जो टैक्स स्लैब से वो चेंज है, लेकिन अभी तक अगर आपको पता है तो हम 2 प्रकार से जो टैक्स स्लैब्स थी उनके अकॉर्डिंग जो इनकम टैक्स है हमारा वो पे कर रहे थे। एक थी आपकी ओल्ड टैक्स स्लैब, एक है आपकी न्यू टैक्स स्लैब। ओल्ड टैक्स स्लैब हम उसको बोलते हैं जो 2021 के पहले हमारी टैक्स स्लैब चल रही थी, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया था और चेंज करके न्यू टैक्स स्लैब लाई गई थी। अब यहाँ पर जितने भी करदाता है उनको ये सुविधा प्रदान की गई है कि जो भी ओल्ड टैक्स स्लैब को फॉलो करना चाहते हैं वो उसको फॉलो कर सकते हैं और जो न्यू टैक्स स्लैब को फॉलो करना चाहते हैं वह उसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब बात ये उठती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा टैक्स स्लैब हमें चुनना चाहिए जिससे हमें फ़ायदा मिले, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे और डिटेल में इस वीडियो का एनालिसिस करेंगे। देखिए, न्यू जो हमारी टैक्स स्लैब है और जो ओल्ड टैक्स स्लैब है इसमें एक मेजर डिफरेंस है, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन टर्म क्या होता है इसको समझेंगे। चलिए देख लेते हैं न्यूज़ क्या थी। तो न्यूज़ ये थी कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाला जो हमारा वित्तीय वर्ष है, कौन सा, 2024-25 वाला, जो कि आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा, इसमें जो आयकर की स्लैब और आयकर दरें हैं वो अपरिवर्तित रहेंगी। ठीक है, कोई खासा चेंज नहीं है। करदाता या तो नई कर व्यवस्था चुन सकते हैं या पुरानी कर व्यवस्था चुन सकते हैं। नई कर व्यवस्था में ये है कि ये डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट नहीं, ये डिफॉल्ट क्या है, न्यू टैक्स स्लैब में करदाता चले जाएंगे। अगर आपको पुरानी फॉलो करनी है तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि मैं पुरानी जो टैक्स व्यवस्था है उसको फॉलो करना चाहता हूं, मैं नए में नहीं जाना चाहता हूं। अगर ऐसा कोई नहीं करेगा तो वो डिफॉल्टली किस में चला जाएगा, नए टैक्स स्लैब में चला जाएगा और उसको उसी अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको पुराना फॉलो करना है तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा सरकार को कि मैं पुराना फॉलो करना चाहता हूं जो मेरा टैक्स स्लैब था। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि सब अपने आप ही न्यू टैक्स स्लैब में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें वित्त मंत्रालय के अनुसार यह व्यवस्था कंपनियों और फर्मों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से डिफॉल्ट व्यवस्था के रूप में लागू होगी। जैसे मैंने बताया कैसे डिफॉल्ट, कि ये अपने आप ही न्यू टैक्स स्लैब में क्या ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर आपको ट्रांसफर नहीं होना है तो आपको गवर्नमेंट को ऑलरेडी बताना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्यों हम न्यू को फॉलो करें और क्यों हम पुराने को फॉलो करें और हमारे लिए कौन सा फायदेमंद रहेगा। तो इसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा डिफरेंस क्या है ओल्ड एंड न्यू में। देखिए, अगर हम ओल्ड टैक्स स्लैब की बात करते हैं और इसके बाद हम आ जाते हैं न्यू टैक्स में, तो ओल्ड स्लैब में आप देखोगे कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा था, ये मिल रहा था आपको। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर आपका आता है हाउस रेंट। अगर आप पे कर रहे हो, सरकारी कर्मचारी हो, तो यहाँ पर रेंट आ जाएगा आपका। आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है वो आ जाएगा आपका। ठीक है, आपका कोई चिकित्सीय खर्चा है, ठीक है, मेडिकल अलाउंस है, कुछ मेडिकल से रिलेटेड, वो इसमें हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड डिडक्शन में ऐड हो जाती थी। अब कैसे, मान लीजिए आपका जो टैक्स स्लैब आ रहा है, किसी आप टैक्स स्लैब में आ रहे हो जहां पर आपका टैक्स है 10 लाख रुपए, इस वाली स्लैब में आप आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन का यूज करते हो और आप गवर्नमेंट को ये बताते हो कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं कहीं पर 50,000 रुपए मेरा जा रहा है, रेंट आप बोलते हो कि मेरा 20,000 रुपए जा रहा है, फिर आप कहते हो कि मेरा जो मेडिकल का है वो 50,000 रुपए जा रहा है। ठीक है, मान लेती हूं मैं इतना। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो टोटल कितना हो गया आपका, 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए जो है वो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट ने दे दिया। किस में से दे दिया? 10 लाख में से दे दिया। अब आपने 10 लाख में से जो आपका 1,20,000 रुपए है उसको लेस कर दिया। ठीक है, अब आपको पे कितना करना है? 1 लाख तो वैसे ही कम हो गया, ठीक है, यानी कि 9 लाख पे पहुंच गए आप, और 20,000 आप उसमें से और कम कर लीजिए तो आपको कितना देना पड़ेगा? 8,80,000 के आसपास आप टैक्स स्लैब में आए। ठीक है, यानी कि अब आपको 8,80,000 का जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। बाकी ये जो 1,20,000 है वो आपको टैक्स में छूट मिल गई है। किसके थ्रू? स्टैंडर्ड डिडक्शन के थ्रू। ये चीज आपके न्यू टैक्स स्लैब में नहीं है।
ठीक है। लेकिन न्यू टैक्स स्लैब में क्या चीज है कि यहां पर आपको क्राइटेरियाज मिल गए हैं कि अब आपको पहले जो आपकी टैक्स स्लैब थी 0.25 में, जहां पर आपको 0 देना पड़ता था, मतलब नील था टैक्स, वो पुराने भी है। लेकिन आगे आप देखोगे यहां पर आपको 5 लाख तक की छूट मिल रही थी। अब उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा करके क्या कर दिया है, 2.5 से 3 कर दिया है और 5 से सीधे 7 कर दिया है कि 7 लाख तक जो टैक्स पेयर है, यानी कि अगर उनका सालाना जो इनकम आ रही है वो उस टैक्स स्लैब से बाहर रहेंगे। 7 लाख के ऊपर वाले जो लोग हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा, वरना बाकियों को टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ पर ये छूट आपको दी जा रही है। पहले क्या था, पहले आपको क्या है, अगर 0 से 2.5 है तो कोई टैक्स नहीं है, फिर आपके 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो आपको 5% देना पड़ेगा, 5 से 10 है तब आपको 20% देना पड़ेगा, और अगर 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये हमारी जो पुरानी ओल्ड जो स्कीम थी, जो ओल्ड आपकी टैक्स स्लैब थी वो ये थी। इसके बाद गवर्नमेंट आपकी नई टैक्स स्लैब लेकर के आती है जिसमें 0 से 2.5 सेम रहता है, 0 देना पड़ेगा। इसके बाद 2.5 से 5 में वो 5% कहती है, 5 से 7.5 में यहाँ पर क्या हो गया, 10% हो गया। जबकि पहले पुरानी वाली टैक्स स्लैब में आप देखोगे 5 से 10 पर कितना था, 20% था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 to 7.5 कर दिया। अगर इसके बीच में आप आ रहे हो तो 10% देना है, 7.5 से अगर आप 10 के बीच में आ रहे हो तो 15, 10 से 12.5 की जो स्लैब है उसके बीच में आ रहे हो तो आपको 20 देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसने टैक्स स्लैब डिवाइड कर दी, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे कि परसेंटेज तो कम हो गया हमारा, लेकिन हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स में नहीं दिया जा रहा है, जो कि सिर्फ ओल्ड टैक्स में था। चलिए अब इसी को हम डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा कि क्या चीज़ है नई और पुरानी व्यवस्था में अंतर। जैसे मैंने बताया कि पुरानी व्यवस्था 80C निवेश और खर्चों के लिए, 80D चिकित्सा खर्चों के लिए, HRA हाउस रेंट और LTA लीव ट्रेवल अलाउंस जैसी धाराओं के तहत कई कटौती और छूट की अनुमति देती है। लेकिन ये आपकी पुरानी में है, नई में आपको अनुमति नहीं मिल रही है, ठीक है। नई कर व्यवस्था के तहत क्या है कि दरें काफी कम है। हालांकि पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न छूट और कटौतियां केवल आपको वेतन में दिया जा रहा है 50,000 और पारिवारिक पेंशन में 15,000 रुपए की मानक कटौती के अलावा आपको और कोई स्टैंडर्ड रिडक्शन नहीं दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जबकि पुरानी जो आपकी व्यवस्था थी 80C 80D इसके तहत आपको ये अनुमति दी जा रही थी। तो ये डिफरेंस है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप समझ लेते हैं टैक्स स्लैब्स। देखिए जो गवर्नमेंट ने चलाई थी, मतलब 2023 में जो डिसाइड करी थी टैक्स स्लैब्स, वो ये थी। इससे पहले की टैक्स स्लैब मैंने आपको बताई कि 0.25 लाख से 0% था, 2.5 से 5% था, 5 से 10 लाख का 20% था और 10 लाख के अबव 30% था। इसके बाद नई टैक्स स्लैब लेकर के आई थी वो ये वाली, और इससे भी नई लेकर के आ गई है वो है ये वाली, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर है आपका 0 से अगर 2.5 लाख की इनकम है तो आपको 0% टैक्स देना है, 2.5 से 5 लाख के मध्य आपको 5% देना है, 5 से 7.5 लाख के मध्य आपको 20% देना है, 7.5 से 10 लाख के मध्य अगर आप आ रहे हैं तो आपको 20%, 10 लाख से 12.5 लाख तो आपको 30%, 12.5 से अगर आप 1.5 के मध्य आ रहे हैं तो आपको 15, 12.5 से 15 लाख के मध्य आ रहे हैं तो आपको कितना 30%, और 15 लाख से ऊपर यदि आप आ रहे हैं तब भी आपको क्या देना है, 30% टैक्स देना है। अगेन इसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा चेंज किया और बोला कि यदि आप 3 लाख, अब यहाँ पर बढ़ा करके क्या कर दिया, 3 लाख कर दिया है कि अगर 3 लाख तक है तो आपको 0 देना है। और लेकिन ये कब होगा, ये वाला कब लागू हो रहा है, आगे देखोगे कि वो कह रहा है कि 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है, ठीक है। अभी आगे इसमें आप चेंजमेंट देखेंगे तो 3 लाख से 6 लाख यहाँ पे 5% टैक्स बता रहा है। इसके बाद 6 लाख से 9 लाख यहाँ पर आपको 10% बता रहा है, 9 लाख से 12 लाख आपको बता रहा है 15%। लेकिन ये देना कब है, यहाँ पर आपको एक दिया गया है टैक्स रिबेट 87A, अगर आप डिडक्शन ले रहे हो तब आपको ये देना पड़ेगा। अगर आप डिडक्शन नहीं ले रहे हो इस स्थिति में 7 लाख तक आपको टैक्स की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि आप डिडक्शन मत लो, ठीक है। और अगर आप डिडक्शन नहीं लोगे तभी आपको ये 7 लाख की जो टैक्स स्लैब है इस पे छूट दी जाएगी, वरना अगर आप इस टैक्स स्लैब पे आते हो जो नई गवर्नमेंट ने निकाली है, इसके तहत 3 लाख तक आपकी छूट है नई टैक्स स्लैब में। 3 से 6 लाख के मध्य आपको 5% देना पड़ेगा जब आप डिडक्शन ले रहे हो, 6 से 9 लाख के मध्य आपको 10% देना पड़ेगा जब आप डिडक्शन ले रहे हो, और इसके बाद तो वैसे भी देना है। तो 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20% और 15 से ऊपर आपका 30% आपको देना पड़ेगा। एक चीज़ जो मैंने अभी आपको यहाँ पर पढ़ाई कि यदि आपकी 7 लाख रुपए है, 7 लाख तक इसने आपको छूट दिया है। कब दी है छूट, टैक्स में। कब छूट दी है टैक्स में,
जब आप स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं ले रहे हैं, डिडक्शन आप नहीं ले रहे हो तब है। अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हो देन, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको आराम से क्लियर हो जाए, देन आपको ये टैक्स स्लैब फॉलो करना पड़ेगा। 5% दोगे, 10% दोगे, 15, 20 एंड 30 दोगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब नई कर व्यवस्था के प्रमुख बिंदु क्या है? जैसे मैं बताया 2.5 से 3 कर दिया है। वेतन और पेंशन भोगियों के लिए नई कर व्यवस्था के तहत 50,000 रुपए की मानक कटौती दे दी गई है। जो परिवार पेंशन भोगी है इनकी नई कर व्यवस्था में 15,000 रुपए की मानक कटौती मिल सकती है इनको। आगे बात करते हैं। धारा 87A के तहत कर योग्य आय में 5 लाख यानी कि 12,500 रुपए तक की कर छूट को बढ़ा करके 7 लाख रुपए तक कर दिया है। 25,000 की छूट प्रदान कर दी गई है। ठीक है, यानी कि 7 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले नए कर शासक को चुनने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई कर नहीं देना होगा। मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, जो नया कर शासन चुनते हैं उनको 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। अगर वो नहीं चुन रहे हैं देन अगेन जो पुराना है वो उनको देना पड़ेगा, जो नई टैक्स स्लैब अभी मैंने आपको दिखाई। पहले यह टैक्स छूट किस पर थी? 5 लाख पर थी, अब वो बढ़ करके किस पर हो गई है? 7 लाख पर हो गई है। नई कर व्यवस्था के तहत 37% की उच्चतम जो अधिभार दर है उसको घटा करके 35% कर दिया है। अब उच्चतम अधिभार आप सोच रहे होगे क्या होगा, तो वो आपका करोड़ में आ जाता है, जैसे कि ये। आय सीमा अधिभार दर यहाँ पे बताई गई है 50 लाख रुपए तक, यहाँ पर शून्य है, 50 लाख रुपए तक नहीं देना है। इसके बाद जैसे ही आप 50 लाख रुपए से अधिक यानी कि 1 करोड़ तक जाते हैं देन 10% देना है। 1 करोड़ रुपए से अधिक 2 लाख तक जाते हैं तो 15%, और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा जाते हैं तो 25%। ये अधिभार वालों के, यानी कि जब आप 50 लाख से ऊपर जाते हैं दैट इज कॉल्ड अधिभार। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति की शुद्ध कर योग्य आय एक निर्दिष्ट स्तर से अधिक है तो अधिभार लगाया जा सकता है। शुद्ध कर योग्य आय यानी कि अगर वो डिडक्शन भी कर देता है, सब कुछ कर देता है, उसको देने के बावजूद उस पर पैसा बच रहा है, एक्स्ट्रा एक्सेस बच रहा है, तब उस पर जो अधिभार लगाया जाएगा वहां पर ये बताया जा रहा है, तो वो अधिभार लाया जाएगा। जब सब कुछ वो दे रहा है, शुद्ध कर योग्य आय जो है वो भी निर्दिष्ट कर दी गई, उसके पश्चात भी यहाँ पर उसको एक्सेस में दिख रहा है, देन वहां पर अधिभार लगाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पुरानी कर व्यवस्था के तहत अधिभार क्या था? तो 50 लाख रुपए तक शून्य था। यहाँ पर 50 से 1 करोड़ के मध्य 10 था, 1 करोड़ से 2 करोड़ के मध्य 15 था, 2 करोड़ से 5 करोड़ के मध्य 25 था, और 5 करोड़ से ज्यादा 37% था। जिसको चेंज करके नया अधिभार जो मैंने आपको दिखा दिया वो सिर्फ 25% तक ही है। इसके आगे का उन्होंने कोई टैक्स स्लैब बताया ही नहीं है। चलिए, इनकम टैक्स क्या होता है? जो देते हैं उनको पता ही क्या होते हैं। बहुत सारे लोग बचाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यूज करते हैं, जो कि आपकी न्यू टैक्स स्लैब में नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं। तो यह आयकर एक टैक्स स्लैब प्रणाली अनुसरण करती है, ये टैक्स स्लैब्स बनाती है आय के अकॉर्डिंग आपके, एंड देन उतना % हिस्सा सरकार के खाते में दे दिया जाता है, जिससे हम कहते हैं कि रोड बन रहा है, हमारी बसेस चल रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मेट्रो लाइन पड़ रही है, रेलवेज बन रही है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो वो किसका पैसा होता है? हमारा, जो हम एज अ टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट उससे क्या करती है? डेवलपमेंट करती है। अच्छा, अगर अभी जो मैंने आपको बताया कि 7 लाख तक उन्होंने छूट दी, तो क्या सोच करके ये गवर्नमेंट ने किया होगा? इसके पीछे गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या हो सकता है? तो गवर्नमेंट का माइंडसेट ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खर्च करोगे, देखो आपकी आय बढ़ेगी, आप क्या करोगे? खर्च करोगे। आय बढ़ेगी तो आपका खर्च भी बढ़ेगा। ये मतलब सत्य ही है कि आप अगर आय आपकी ज़्यादा है तो आप ऑफकोर्स आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी ना, तो आप ज़्यादा सामान खरीदोगे। ज़्यादा सामान खरीदोगे तो मार्केट में क्या है? पैसा भी ज़्यादा जाएगा। ठीक है, पैसा क्या है? ज़्यादा जाएगा, यानी कि आपके पास जो धन है वो इकट्ठा नहीं रहेगा, सिर्फ आपके पास ही नहीं रहेगा, आप उसे खर्च करें तो मार्केट में पैसा भी जाएगा, और उससे जब पैसा जाएगा तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा होगा, और इससे हमारी जो इकोनॉमी है बेसिकली वो क्या करेगी? बूस्ट करेगी। तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर ये जो टैक्स स्लैब्स हैं वो बताए गए हैं, और 7 लाख तक की जो मैंने बोला कि यहाँ पर नहीं, कोई भी कर नहीं लग रहा है, तो इसी माइंडसेट के साथ गवर्नमेंट ने किया है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो खर्च ज़्यादा करेंगे, खर्च ज़्यादा करेंगे, मार्केट में पैसा ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, निवेश वाली स्थिति है तो वो निवेश भी कर सकते हैं, निवेश करेंगे तो ऑफकोर्स वहाँ पर भी बैंक रिजर्व गवर्नमेंट का ही बढ़ रहा है। तो फाइनली यहाँ पर फायदा क्या है? गवर्नमेंट देख रही है कि इससे हमारे जो इकोनॉमी है वो बेसिकली क्या करेगी? बूस्ट करेगी जा करके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें करदाताओं की आय की श्रेणियों और स्लैब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
यह करदाता की एक प्रगतिशील प्रणाली है, स्लैब से बना दी गई, जो जिस क्राइटेरिया में आ रहा है उस अकॉर्डिंग वो पे करेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक उचित कराधान प्रणाली प्राप्त करना है। ठीक है, इसलिए सरकार समय समय पर टैक्स स्लैब में संशोधन भी करती है और संशोधन की घोषणा केंद्रीय बजट में की जाती है। ठीक है, जो आपके बजट हर साल पेश होते हैं। अब आ जाते हैं एंड में क्वेश्चन, जैसे कि हमारा रहता है। तो क्या है क्वेश्चन कि नई कर व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए अधिभार दर 37% से घटा करके 25% कर दी गई है। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटा करके 5 कर दी गई है। नई कर व्यवस्था में मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दी गई है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।